अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB टॉपिकल पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए सॉल्व किया था सेट्स एंड फंक्शन, पास पेपर 2008 से लेकर 2024 तक के MCQs। आज जो मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं वो उसी के 2008 से लेकर 2024 तक के CRQs होंगे। यानी चैप्टर आपके पास है सेट्स एंड फंक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, 2008 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है ये आपके पास। अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ हो, ए सेट दिया हुआ हो, बी सेट दिया हुआ हो और आपसे ये चीज फाइंड करने की बात करें तो आप ये कैसे फाइंड कर सकेंगे? वेरी सिंपल। आप कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए और बी में कॉमन देखना। तो दो कॉमन है, तीन कॉमन है, तो दो और तीन ही कॉमन है। तो इस सेट का आंसर हो जाएगा दो और तीन। अच्छा जी, अब आपके पास क्रॉस है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि आपके पास यूनिवर्सल में से आप ए सेट को निकाल दो। यानी यूनिवर्सल में से ए सेट निकाल दो तो 1 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, 3, 4, 5 भी निकल जाएगा। तो रिमेनिंग बचेगा 6, 7, 8, 9, 10। ये दो सेट्स बन गए। अब क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भाई? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब आपके पास होता है कि आप ऑर्डर पेयर बनाएं। और ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे? 2 को कंबाइन करना होगा 6 से, फिर 2 को कंबाइन करना होगा 7 से, फिर 2 को कंबाइन करना होगा 8 से, 2 को कंबाइन करना होगा 9 से, और 2 को कंबाइन करना होगा 10 से। अब 2 की बारी कंप्लीट हुई। 3 को कंबाइन करना होगा 6 से, 3 कंबाइन होगा 7 से, 3 कंबाइन होगा 8 से, 3 कंबाइन होगा 9 से, और फिर 3 कंबाइन होगा 10 से। आप ध्यान में रखिए, देखिए मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की थी, मैंने ब्रैकेट कंप्लीट की है, और हर ऑर्डर पेयर के साथ बाद मैंने कॉमा लगाया। नॉर्मली स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। नहीं करेंगे तो पूरे 4 मार्क्स आपके। चलिए जी, नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? ओके, सो अब फॉर सेट ए, अब बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन का मतलब क्या होता है? बाइनरी रिलेशन का मतलब आपको समझाते हैं। सबसे पहले बाइनरी रिलेशन के लिए मैं, क्योंकि ए क्रॉस ए के अंदर बाइनरी रिलेशन देखना, तो मैं ए क्रॉस ए कर रहा हूं, जिसका मतलब ए को ही ए के साथ कंबाइन करना है। और जब ए को ए के साथ कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियसली ऑर्डर पेयर बनेंगे। ऊपर बताया था 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3। अब ये ए क्रॉस बी। अब बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं? बाइनरी रिलेशन का मतलब होता है कि इसके कोई भी सबसेट बनाना। यानी मैं क्या करूंगा, इसमें से कुछ भी ऑर्डर पेयर ले लूंगा, चाहे एक वाला ले लूं, दो वाला ले लूं, तीन वाला ले लूं, चार वाला, जितने भी ऑर्डर पेयर चाहूं ले सकता हूं। और उसकी मैं आपके पास एक अलग से रिलेशन, एक अलग से सेट बना लूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूंगा R1, तो मैं कहूंगा मैं ये ले रहा हूं, पहले दो ऑर्डर पेयर ले रहा हूं। मैंने क्या किया है? पहले दो ऑर्डर पेयर लिए, तो ये एक मैंने रिलेशन डेवलप कर दिया है। अब मैं R2 भी ले सकता हूं। अच्छा जी,
मैं कह सकता हूँ, चलें 3 2 और 1 3, कोई भी ले सकता हूँ। ये मैं दो वाले ले रहा हूँ, एक वाला भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल R3, कोई एक वाला ले लिया, चलें भाई। मैं तो कोई भी सेट ना, वो वाला भी ले सकता हूँ नल सेट, वो भी इसकी बाइनरी रिलेशन है। यानी मैं कोई भी एक वाले, दो वाले, तीन वाले, चार वाले, जितने चाहूं मैं ले सकता हूं। तो ये इसने हमसे क्या कहा था, इसने हमसे कहा था फॉर सेट ए राइट अ बाइनरी रिलेशन। अब ये सारा सारा नहीं लिखना था, खाली इसमें से कोई एक लिखना था। अब वो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, पहले मुझे आपको समझाना था। अब टोटल बाइनरी रिलेशन कितनी बन सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बाइनरी रिलेशन क्या होता है, इसका कोई भी सबसेट बनाना, इसका कोई भी सबसेट बनाना। और सबसेट का फार्मूला होता है 2 पावर 9। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा नंबर हो जाएंगे आपके पास। 2 पावर 9 एक अच्छा खासा नंबर है। पर उसने हमसे कहा था कि कोई भी एक बाइनरी रिलेशन बना दो, कोई भी एक, यानी सिर्फ और सिर्फ एक बाइनरी रिलेशन की डिस्कशन थी। अब 2 पावर 9 तो भाई बहुत ज्यादा है, 512, उसमें से कोई भी एक। अब आप डायरेक्टली ये काम कैसे कर सकते हैं, देखें। ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस इसलिए सिखाया है ताकि आप डायरेक्टली करने के काबिल हो जाएं। अगर आपसे डायरेक्टली बात करने की बात हो, तो देखें, आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। आप सेट देखें, और बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, A क्रॉस A, जो भी आपके पास कंडीशन में गिविंग हो, इस वक्त A क्रॉस A के जो ऑर्डर पेयर होंगे ना, उसको बस आप लिख दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब A क्रॉस A होगा, तो ये सारे ऑर्डर पेयर बने। भाई मुझे पता है A क्रॉस A में 1 आएगा, और वापस 1 आ सकता है। तो ये एक रिलेशन बन गई मेरे पास। मुझे मुझे पता है, अगर मुझे कोई और रिलेशन निकली, दो ऑर्डर पेयर लिखनी है, तो 1 को 1 के साथ ही कंबाइन करूंगा, और फिर 1 को 3 के साथ कंबाइन कर लेता हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ, बहुत सारे इनमें से कोई भी उठा सकता हूँ। तो मुझे ये सारा का सारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली भी ऐसे वर्क कर सकता हूँ। बस मुझे ये ध्यान करना होगा, इसके ऑर्डर पेयर बनाने होंगे, क्योंकि A क्रॉस A इस कंडीशन में। और एक मार्क्स था, इतना सारा तो हमने करना नहीं था, हमने सिर्फ कोई एक निकालना था। बहरहाल आपको समझ तब आता जब आपको ये सारी बातें समझ आए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट निकालूंगा, ध्यान में रखिएगा। राइट द डोमेन ऑफ आर। तो ये जो हमने आर निकाला था, फॉर एग्जाम्पल मैं ये निकाल लेता हूँ 1 1, ये मेरा आर है जो ऊपर निकाला। अब इसकी डोमेन, डोमेन मतलब होता है पहला एलिमेंट। तो मेरा पहला एलिमेंट सिर्फ यहाँ पर क्या था, दिस वन। और सेकेंड एलिमेंट रेंज होता है। जैसे जैसे हम पास पेपर करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके पास ये सारी एसएलओस की अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली डेवलप होती जाएगी। जैसे ही मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग अब खुद से करने के काबिल हो रहे हैं, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, वीडियो को आप वहीं पे रोकना, पहले खुद से सॉल्व करना, फिर वीडियो का सोल्यूशन आप देखना। चलें जी, आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब क्या था अगेन, A क्रॉस B, अभी थोड़ी देर पहले किया था दोस्तों, A क्रॉस B। तो मैं जल्दी जल्दी अब A क्रॉस B कर लेता हूं। -1 0 से कंबाइन होगा, -1 3 से, -3 से कंबाइन होगा, फिर 2 0 से, फिर 2 -3 से। अब ये कह रहा है इस पे प्लॉट कर लो, कर लेते, कौन सा कोई मुश्किल बात है। दिस इज रियली अ पीस ऑफ केक, बहुत सादा। अब ये प्लॉटिंग कैसे होगी बच्चों, ये भी सीख ले। ओके, तो भाई -1 पे 0, यानी -1 से स्टार्ट करो, और 0 मतलब कहीं भी मत जाओ, ये -1 पे 0। फिर अगला है -1 पे 3, यानी -1 से स्टार्ट करो और -3 तक। -3 तो नीचे है, ये है -3। -1 से मैंने स्टार्ट किया, और बिल्कुल -3 के सामने, तो ये हो जाएगा -1 -3। ये था -1 0। अब 2 0, 2 से स्टार्ट करो, कहीं भी नहीं जाओ, ये कहलाएगा 2 0। और 2 -3, 2 से स्टार्ट करो और -3 पे जाओ, चलो जी ये रहा। और ये मेरी प्लॉटिंग हो गई। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी, 2 मार्क्स आपके हुए। ओके, नेक्स्ट।
राइट टू अब राइट टू वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब देखें, फंक्शन बनाने के लिए आपको रिलेशंस बनाना आनी चाहिए। तो पहला सेट था मेरे पास क्या, -1 2, और दूसरा सेट था 0 - 3। ओके, पहले तो सेट लिख लें और आपको शॉर्टकट सिखाते हैं। -1 2 और बी सेट था 0 - 3। आई थिंक मैं गलत तो नहीं हूं, एक बार फिर देख लेता हूं, गलती नहीं होनी चाहिए। यस, -1 2 0 - 1। ठीक है। अब देखें, एनी वन फंक्शन। अब हमने ये तो सीख लिया कि डायरेक्ट रिलेशन कैसे बनाते हैं। तो देखें, रिलेशन में ए क्रॉस बी में रिलेशन कैसे बनेगी, वन ऑफ द रिलेशन में आपको बना के दिखा रहा हूं। इसका पहला एलिमेंट आएगा और इसका कोई भी एलिमेंट ले लो, कंबाइन कर दो। फिर इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं और फिर इसका कोई भी एलिमेंट कंबाइन कर सकते हो, जैसे मैंने ये किया। अब ये एक रिलेशन है। कोई भी और भी एक रिलेशन बना के दिखाता हूं आपको, ताकि आपको रिलेशन बनाने में आसानी हो। इसका कोई भी पहला एलिमेंट ले लो, जैसे 2 ले लिया और 0, और अगेन 2 ले सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है, और 0 भी। 0 तो वो सेम हो जाएगा। -3 ले लिया, ये एक और रिलेशन हो गई। पर मुझे रिलेशन, ऐसी रिलेशन बनानी है जो फंक्शन हो। ये तो रिलेशन बनाने की टेक्निक मैंने सिखा दी। अब ऐसी रिलेशन बनानी है जो फंक्शन हो। तो ऐसी रिलेशन जो फंक्शन हो, उसके लिए क्या शर्त है? पहली शर्त ये है कि आप जो ए सेट है, यानी डोमेन सेट इसको हम कहते हैं, इसका हर एलिमेंट के साथ आप कंबाइन करो एक ही एलिमेंट। जैसे मैंने ये कंबाइन किया, फिर 2 के साथ, बेशक 2 के साथ 0 वापस कंबाइन कर सकता हूं, मगर डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब ये फंक्शन है, क्योंकि डोमेन रिपीट नहीं हुई और डोमेन की एक इमेज है, बेशक सेम हो, कोई इशू नहीं है। ये कहलाती है इमेज, ये कहलाती है डोमेन, ये कहलाती है इमेज, इमेज का एलिमेंट। तो ये एक ऐसी रिलेशन है जो फंक्शन है। पर मुझे क्या करना है, वन टू वन बनाना है। अब वन टू वन ऐसा फंक्शन, अब ये वन टू वन नहीं है ना। वन टू वन क्यों नहीं है भाई? वन टू वन इसलिए नहीं है, जो मैंने बनाया -1 2 0 - 3, ये मेरा ए सेट है, बी सेट है। -1 0 के पास गया और 2 भी 0 के पास गया, क्योंकि मैंने बनाया ऐसा था। तो ये वन टू वन नहीं है, क्योंकि -1 भी 0 के पास जा रहा है, 2 भी 0 के पास जा रहा है। तो वन टू वन के लिए शर्त क्या है? वन टू वन के लिए शर्त है, हर डोमेन की डिस्ट्रिंग इमेज होनी चाहिए। जैसे -1 0 और 2 - 3। अब ये वन टू वन है, क्योंकि -1 0 के पास गया और 2 किसके बाद गया, पास गया। अब की बार 2 गया है मेरे पास किसके पास? -3 के पास। तो ये वन टू वन है, और ये मुझे 2 मार्क्स मिल जाए। मैं डायरेक्ट निकाल सकता था, पर मैं चाहता था कि आपको टेक्निक सिखाऊं कि किस तरह से रिलेशन बनाते हैं, फिर वो रिलेशन कब हमारे पास फंक्शन होती है, और फिर वन टू वन क्या होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए जी, आगे मूव करते हैं। जैसे जैसे मैं आपको सिखाता जाऊंगा दोस्तों, वैसे वैसे मैं फिर आपके पास उस चीज को डायरेक्ट करूंगा। तो आई होप आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। फिर जैसे मैं कहूंगा कि अब ये रिपीटिशन आ रही है, तो मैं आपको कहूंगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, वीडियो को रोकिए, खुद से सॉल्व कीजिए, और फिर अगर चाहें तो सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, राइट अ गिविंग सेट ए इन टेबुलर फॉर्म। अब ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सादा सा। अब ये कौन से ईयर में आया है? ये आया हमारे पास 2009। अब ये 2010 है। ओके, अब ये कहता है, इसको देखें, जिस तरह मैं रीड कर रहा हूं, रीड करने का स्टाइल सीखिए, क्योंकि ये रीड करने का स्टाइल आपका इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल कर देगा, बहुत सिंपल कर देगा। तो ये रीड करने का स्टाइल हमारा मैन होता है। इस रीड करने के स्टाइल को जरूर देखिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक सेट हूं जो बेसिकली इवन नंबर है। 2x मतलब
जो भी नंबर 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। यानी मैं 2x की शक्ल में हूं, और ये जो x है ना, ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये होते हैं 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन। और मैं कौन से इंटीजर्स हूं? मैं वो इंटीजर्स हूं जो इस बात को मान रहे हैं। यानी मैं वो x की वैल्यूज, वो इंटीजर्स x की वैल्यूज हूं जो इस बात को मान रहे हैं। अब ये बात क्या है? ये बात ये है कि x में अगर मैं 3 माइनस करूं तो उसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगा। तो मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, 3 को वहां मूव करता हूं, x ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यानी ये बेसिकली वो इंटीजर्स हैं जो 5 के बराबर हैं और 5 से बड़े भी हैं। यानी ये 5, अब ये सेट बेसिकली क्या होगा? ये होगा 5, 6, 7, 8, इस तरह इनफाइनाइट चलता जाएगा। तो अब मैं ए सेट को बनाने के काबिल हो गया हूं टेबलर फॉर्म में। ये 2x की फॉर्म में है, और मेरे x नंबर कौन से हैं? ये नंबर है 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका मतलब 2x, ये मेरा पहला x, फिर 2x, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नंबर है ना x की फॉर्म में, और ये 2x, और ये 2x, और इस तरह चलता ही जाएगा। तो ये सेट किस किस्म के होंगे? ये होगा 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। उम्मीद करता हूं ये 4 मार्क्स वाला गेम भी आपको समझ आ गया होगा। ओके दोस्तों, चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। कहता है डू एज डायरेक्टेड। ओके, डू एज डायरेक्टेड कर देते हैं भाई साहब, जैसा आप कहें। तो जनाबे आली कहता है ए यूनियन बी को सेट करें। भाई ए यूनियन बी मतलब, यूनियन मतलब सेट्स को कंबाइन कर देना। तो ए यूनियन बी को सेट करने का मतलब ए और बी को दोनों को कंबाइन कर दें, और कंबाइन का आंसर जो भी हो वो ले आए। ये मेरा ए यूनियन बी हो गया। अच्छा, अगला कहता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी को यूनिवर्सल से निकाल दें। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है उस सेट को यूनिवर्सल से निकाल दें। अब ये पूरा यूनिवर्सल है, ये पूरा। अब इस पूरे यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को निकाल देंगे, तो ए यूनियन बी को निकाल दो, जो बाकी बचा उसको कलर कर दो। ये मेरा ए यूनियन बी को निकाल दिया। ये ध्यान में रखेंगे, ए और बी में नहीं आएगा बिल्कुल भी, इनके अलावा है। ये इनके अलावा सब जगह पे आप कलर कर देंगे। ओके बेटा जी, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। 3 में आपके पास द लिस्ट ऑफ द सेट ए, लिस्ट द सेट ए, लिस्ट मतलब इसको टेबलर फॉर्म में लिखना है आपको, सिंपल से अल्फाज में। वेयर ए, ये आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, होल नंबर डिविजिबल बाय 3। यानी वो होल नंबर्स, ये होते हैं होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मुझे वो होल नंबर्स चाहिए जो 3 से डिवाइड होते हों। तो भाई 0 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर 0 आएगा। इसका मतलब 0 3 से डिवाइड हो सकता है। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1/3 आएगा। 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है। तो ये 3 आपके पास पॉसिबल है। 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 होगा, एंड सो ऑन। इस तरह चलते जाएंगे। तो ये 1 मार्क्स हमें मिल गया है। इफ बी दिस सी दिस, तो हमें ये निकालना है। ओके, बहुत सिंपल है। तो मुझे क्या करना है? बी यूनियन सी, बी सेट हमारे पास दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, यूनियन सी दिया हुआ मेरे पास 2, 8, 10, 12, और इसको निकाल देना है बी इंटरसेक्शन सी से। 1, 3, 5, 7 इंटरसेक्शन
2, 8, 10, 12। तो अगर मैं इसका यूनियन करूंगा तो इसका यूनियन, इसको कंबाइन कर दूंगा, 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 7 लिखूंगा, 8 लिखूंगा, 10 लिखूंगा, 12 लिखूंगा। और इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूंगा, 1, 3, 5, 7, 2, 8, 10, कुछ भी कॉमन नहीं है। नल सेट आपके पास आंसर आएगा इसका, कॉमन का। और किसी सेट को नल सेट से माइनस करोगे तो कुछ भी कट आउट नहीं होगा। फाइनल आंसर आपके पास ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। बहुत मजे की चीज है, कोशिश करूंगा पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकूं ताकि आप इसको बेहतर तरीके से आंसर दे सकें। ओके, कंसीडर द वेन डायग्राम गिविंग इन फिगर 1, 2। ये दो वेन डायग्राम दिए हुए हैं। पहले पे शेड करना है मुझे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। शेडेड रीजन, भाई ए यूनियन बी को ऐसे शेड करना, और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कुछ ऐसा आपके पास कह रहा है। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है, चले मैं आपको इसको बता देता हूं। तो जब तीन चीजें हो तो उसको किस तरह से शेड करते हैं, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले इसको रीड करना सीखे। अगर आप रीड करना सीख जाएंगे तो फिर डिफिकल्टी नहीं होगा। ए और बी को कंबाइन करके इस जगह में से सी को कॉमन देखना है। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा, ए और बी को कंबाइन करके ये जो जगह है इसमें सी को कॉमन देखना है। तो मैं ए और बी को कंबाइन कर रहा हूं। ये मैंने ए और बी को कंबाइन कर दिया। कंबाइन मतलब दोनों पे शेड कर देना। और उसमें इस जगह में मुझे क्या करना है, सी का कॉमन देखना है। यानी इसी जगह में जो आपके पास कंबाइन किया है, सी का कॉमन ये सी है, तो सी में ये सिर्फ कॉमन है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, मेरा फाइनल आंसर होगा, खाली ये दो जगहें, ये मैं शेड कर देता हूं। मेरा फाइनल आंसर ये और ये होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात बिल्कुल समझ आ गई होगी, डिफिकल्टी नहीं होगी। ये भी नहीं, सिर्फ क्योंकि ये सिर्फ ये जगह और ये जगह भी नहीं। ठीक है, तो चले जी, ये हमने कंप्लीट किया। अब दूसरे वाले पे ये कर लेते हैं। अब दूसरा वाला कहता है आपके पास, अब इसका मतलब क्या है, ए और सी की कॉमन जगह को कंबाइन कर दें बी की जगह से। देखिए लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है। ए और सी की कॉमन जगह को, ए और सी की कॉमन जगह, ये ए और सी की ये कॉमन जगह है। ए और सी की कॉमन जगह को कंबाइन कर दें, मिला दें बी के साथ। यानी इसको मिला दें बी के साथ, तो जो टोटल जगह होगी वो ये वाली होगी, और ये बी वाली जगह होगी, और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। यानी ये जगह और ये जगह, दूसरे अल्फाज में ये मेरा फाइनल आंसर होगा। और इसके मुझे ये दो दो मार्क्स दे देगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। वर्ड्स को समझिएगा, ए और सी की कॉमन जगह को कंबाइन कर दो बी के साथ, तो कॉम्बिनेशन इसकी ऐसी होगी। क्योंकि ये अलग थलग है तो ये कंबाइन मतलब ये ऐसे होंगे, दोनों पे कलर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी, आगे मूव कर जाते हैं। ओके, अब वीडियो पॉज करके आप खुद से सोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि अब चीजें आपके पास इतनी मुश्किल नहीं है। ये बार बार रिपीटिशन स्टार्ट हो चुका होगा। ओके, यकीनी तौर पे वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर अपने आंसर को टैली कर लीजिएगा। अच्छा जी, ए सेट बी सेट, मुझे ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। चले निकाल लेते हैं ए यूनियन बी। ए और बी को कंबाइन करूंगा, 1, 3, 5, 7, 9 को, 1, 3, 5, 7, 9 को, 7, 9, 10, 11, तो 7, 9 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, रिपीटिशन नहीं होगी। 10, 11,
ये मेरा इसका आंसर आ गया माइनस। अब इन दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन 7 9 है, खाली वो लिख लीजिए। और अगर आप नोटिस करेंगे 7 9 खत्म हो जाएगा, जो रिमेनिंग बचेगा वो 1 3 5 10 11। ये पहला हो गया। चले दूसरे के लिए, अब दोनों के आंसर तो निकले हुए हैं, ये पहले आ जाएगा बस 7 9 माइनस, और ये बाद में आ जाएगा 1 3 5 10 11। अब दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसमें से इसको निकाल ही नहीं सकते। जो पहले सेट में बचता है, आई रिपीट, जो पहले सेट में बचता है खाली उसको ले। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके। ओके जी, अब नेक्स्ट आपके पास कहता है, फॉर अ गिविंग वेन डायग्राम शेड करना ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। यानी इसका मतलब क्या होगा, ये जो ए यूनियन बी की जगह है, इसको यूनिवर्सल से निकाल दें। लैंग्वेज का सारा गेम है। अगर आप लैंग्वेज को प्रॉपरली समझेंगे तो आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो पहले मैं पहले वाले को इसमें शेड करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, फॉर अ वेन डायग्राम, इसी वेन डायग्राम के लिए। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी जो ये दोनों होगी, इसको यूनिवर्सल यानी ये रेक्टेंगल से निकाल दें। तो इस जगह को जब मैं रेक्टेंगल से निकाल दूंगा तो रिमेनिंग जगह ये वाली बचे, दिस प्लेस। केयरफुली कलर कर लेता हूं, ये जगह। तो इसमें क्या है, मैंने ए यूनियन बी यानी ये दोनों की कॉमन जगह यूनिवर्सल से निकाल दी, खाली ये। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ये ध्यान में रखिएगा, इन दो सर्किल के अलावा आया है। चले जी, नेक्स्ट। अब मेरे पास क्या है, मुझे ये करना है, दिस वन। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखें मैं किस तरह से इसको कलर करता हूं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से ए को निकाल दे। तो देखें मैं ए को निकाल रहा हूं, बाकी सबको कलर कर रहा हूं। यूनिवर्सल में से यानी रेक्टेंगल, यूनिवर्सल मतलब रेक्टेंगल, यूनिवर्सल में से मैं ए को निकाल रहा हूं। तो ए के अलावा बाकी सबको कलर कर रहा हूं। ओके। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से बी को निकाल दें। ठीक है, अब यूनिवर्सल में से बी को निकालूंगा तो ये आएगा। अब बी पे कलर नहीं होगा। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि आप इन दोनों में कॉमन जगह देखें। अब इन दोनों में कॉमन जगह जो यानी दोनों की होगी, जो येलो कलर भी होगा और ग्रीन कलर भी होगा, तो वो जगह आपके पास जो होगी, वो देखे ये वो जगह है जिसमें येलो कलर भी है और ग्रीन कलर भी है। दोनों कलर होने चाहिए क्योंकि इंटरसेक्शन की बात है। तो ये वो जगह होगी। और इंटरेस्टिंग चीज अगर आप नोटिस करें, जो इस जगह का कलर है वो इस जगह का कलर है। इसका मतलब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल बराबर भी होता है, ये प्रॉपर्टी डिमॉर्गन्स लॉ है ना, ये तो बराबर होता है। और देखें नीचे यही कह रहा है, कंपेयर द रिजल्ट 1 and 2 एंड राइट द रिलेशन बिटवीन। तो यही रिलेशन, यही लिखनी है, नीचे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा कि ये डिमॉर्गन्स लॉ है और ये एग्जैक्टली बराबर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। रिमेनिंग कलर आप इसको हटा सकते हैं, सिर्फ ये बाहर कलर आएगा जब सेकंड वाले का भी, और दोनों कलर आपके पास बराबर ही होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी।
चलें जी नेक्स्ट। ओके, कहता है इफ ए दिस वन बी दिस वन ए सिमेट्री डिफरेंस बी। अब ए सिमेट्री डिफरेंस बी का मतलब होता है ए यूनियन बी से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें, या सादा अल्फाज में जो दोनों में कॉमन हो उसको निकाल दें, जो दोनों में बच जाए उसको लिख दें। तो जो दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है? 3 3, 4 4, 5 5। ये जो दोनों में कॉमन था वो मैंने निकाल दिया। फिर जो दोनों में कॉमन बच गया मैं वो लिख रहा हूं। तो दोनों में जो कॉमन है वो बच गया है, वो आपके पास क्या है? 1 2 6 7, 1 2 6 7। ये मेरा पहले का सोल्यूशन हो गया। ये मैं सोल्यूशन लिख देता हूं, 1 2 6 7। मेरा आंसर है ए, सिमेट्री डिफरेंस बी का। इसका मतलब होता है सिमेट्री डिफरेंस। ओके, सिमेट्री डिफरेंस का सिंपल मतलब होता है जो दोनों सेट में कॉमन है उनको निकाल दें, फिर जो दोनों सेट में बच जाए उसको लिख दें। वेयर दिस वन, ओके, वेयर ए सिमेट्री डिफरेंस बी इसके बराबर होता है, ये हमने निकाल लिया। आल्सो रिप्रेजेंट, इसको वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करना है। ओके, अगर इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, फिर ए सेट। अच्छा, अगर आप नोटिस करें ए सेट में और बी सेट में कुछ कॉमन है भी और कुछ कॉमन नहीं भी है, यानी ये कंडीशन आपके पास होगी ओवरलैपिंग सेट्स की। ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें कुछ कॉमन होता है और कुछ कॉमन नहीं होता। तो ये ऐसे सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं। ए सेट जो कॉमन है वो क्या है? 3 4 5। तो वो ये कॉमन जगह पे लिखते, 3 4 5 ये कॉमन जगह पे लिख दिया, 3 4 5। अब हमारे पास क्या बचेगा? ए में 1 2 और बी में 6 7। तो ये वेन डायग्राम है, और आंसर क्या आया था? जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ को भी डायरेक्टली बता देता हूँ, आंसर की तरफ फोकस नहीं करते। जो दोनों में कॉमन है उसको निकाल दें, और फिर जो दोनों में बच जाए उसको लिख दें। तो देखें, जो दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है, उसको निकाल दें। जो दोनों में बच जाए, ये भी बचा है और ये भी बचा है, इसको शेड कर दें। ये ए सिमेट्री डिफरेंस बी का वेन डायग्राम बन गया। शेडेड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, अब रिपीटिशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप खुद से ट्राई कर रहे होंगे। मैं बार बार नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा वीडियो को रोक के पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए और फिर सोल्यूशन को टैली कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट। ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, ए क्रॉस बी हमें निकालना है। तो बहुत आसान है, हम पहले भी कर चुके हैं। ए क्रॉस बी, 2 को एक्स से कंबाइन करें, 2 को वाई से कंबाइन करें, 4 को एक्स से, 4 को वाई से, 5 को एक्स से, 5 को वाई से। ओके, बीच में कॉमास लगाइए डिफरेंस के लिए। ये हो गया मेरा ए क्रॉस बी। राइट वन बाइनरी रिलेशन, ये ऑलरेडी सिखा चुका हूं, अब ये मुश्किल नहीं लगना चाहिए। राइट वन बाइनरी रिलेशन फ्रॉम कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, कोई भी 3 एलिमेंट्स उठाए उसके। 2x, चलें शुरू के 3, कोई भी 3 ऑर्डर पर उठा सकते हैं, आपकी मर्जी। आल्सो राइट अ रेंज, ये बना लिया रेंज मतलब सेकेंड एलिमेंट। तो इसका रेंज एक्स वाई एक्स। अब रेंज जब आपको फाइंड करना हो, रिपीटिशन होगी तब भी एक बार लिखेंगे एक्स वाई एक्स, यानी एक्स एन वाई। ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल,
से क्वेश्चंस हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, ओके जी। नेक्स्ट आपके पास गिविंग दैट ये एक ए सेट है, ये बी सेट है, कुछ ये काम करना है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलें जी, वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। कहता है गिविंग दैट ए, ये ए सेट है, ए एक्स, मैं नंबर्स हूं, और मेरे बारे में सुनो, मैं इंटीजर हूं, इंटीजर जो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। मैं वो इंटीजर्स हूं, दूसरे अल्फाज में मैं वो नंबर्स हूं, और मैं नंबर्स हूं, और मेरे बारे में सुनिए, मैं वो इंटीजर्स हूं जो जीरो के ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो जीरो के बराबर है और जीरो से बड़े भी हैं। यानी मैं वो इंटीजर्स हूं जो जीरो के बराबर भी हैं और जीरो से जीरो के इक्वल भी। यानी इस तरह से आपके पास है। तो इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है इंटीजर्स, पहले तो इंटीजर समझ लीजिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, एंड सो ऑन। पर ये वो इंटीजर्स हैं ए सेट जो जीरो के बराबर हैं और जीरो से बड़े भी हैं। यानी दूसरे अल्फाज में ये होल नंबर। अच्छा, वेर अब बी सेट, वेर सेट बी हुज एलिमेंट्स आर एक्स स्क्वायर एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। भाई अब ये कह रहा है सेकंड, जो बी है वो बेसिकली हर एक्स ए वाले, क्योंकि ये जो एक्स है ये ए से बिलोंग्स कर रहा है ना, हर ए वाले एलिमेंट का स्क्वायर है। तो जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, एंड सो ऑन। ये मेरा बी सेट बन गया। अब वो मुझे क्या कह रहा है? अब वो मुझसे कह रहा है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बताएं। ओके, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का आंसर, दोनों को कंबाइन करूंगा तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, एंड सो ऑन। यानी दूसरे अल्फाज में वापस यही आ जाएगा जब मैं कंबाइन करूंगा। और अगर ए इंटरसेक्शन बी करूंगा बच्चों, तो क्या होगा? दोनों में कॉमन, और दोनों में कॉमन जाहिर बात है जीरो, वन, फोर, नाइन, एंड सो ऑन होगा। तो ये मेरा पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अब सॉल्व करते हैं बी वाले पार्ट को। कहता है अगर टी ये सेट है और आर ये सेट है, और आपको ये चीज फाइंड करनी हो, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? वेरी सिंपल। चलें जी, इसको जैसा है वैसे लिखते हैं। टी, टी आपके पास दिया हुआ है जीरो, नल सेट, यूनियन, फिर वापस टी, जीरो, नल सेट, माइनस आर, नल सेट, इंटरसेक्शन, फिर आर, नल सेट, माइनस टी, जीरो, नल सेट। तो चलें ब्रैकेट सॉल्व करते करते आते हैं पहले। यानी इसको मुझे ऐसे ही रखना होगा अभी, यूनियन। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको निकाल देंगे। ऑब्वियसली नल सेट आपके पास यहां से निकल जाएगा, तो जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ बचेगा जीरो। ओके, इंटरसेक्शन, अब इसमें से नल सेट में से
ये निकालेंगे तो आप देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन आपके पास ये नल सेट तो निकल जाएगा, क्योंकि नल सेट में से आप ये निकाल रहे हैं तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा और ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ खाली। अच्छा, ये एक सेट है जिसका एलिमेंट नल सेट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये सिर्फ नल सेट है, सिर्फ नल सेट। ठीक है, नल सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं, ये भी नल सेट को लिखने का तरीका है और ये भी नल सेट को लिखने का तरीका है। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब ये ब्रैकेट हट सकती है। ओके, तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूंगा, इन दोनों का यूनियन आपके पास हो जाएगा जीरो नल सेट इंटरसेक्शन नल सेट। और इन दोनों में आपके पास ये नल सेट, ये एलिमेंट एज अ नल सेट है और ये नल सेट है, तो दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन, तो नल सेट ही हमारा फाइनल आंसर आएगा। थोड़ा ऑब्वियसली नल सेट को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया है, पर इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप बेसिक्स को पकड़ के रखेंगे तो ये क्वेश्चन पीस ऑफ केक है। ओके, चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके, चीजें अब रिपीटिशन स्टार्ट होगी। मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि आप लोग वीडियो रोक के पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर सोल्यूशन देखें। 2014 पे आ चुका हूं। ए बी सी मुझे प्रूव करना है ये। ओके, ए यूनियन बी यूनियन सी जस्ट एसोसिएटिव लॉ है आपके पास, इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो चलें पहले मैं ए यूनियन बी यूनियन सी प्रूव कर लेता हूं। ए 1 2 3 4 यूनियन बी आपके पास 2 6 4 2 4 6 भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी है। और यूनियन सी आपके पास है 4 6 8। ओके, तो जल्दी से इसको वैसे ही रखते हैं अभी। इन दोनों कंबाइन करेंगे तो कॉम्बिनेशन में पहले 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा और 8। और इनको कंबाइन कर लेंगे तो 1 2 3 4 6 8। तो जनाब ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड को कर लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए और बी लिख लेते हैं 1 2 3 4। यूनियन बी आपके पास है 2 4 6। और यूनियन सी आपके पास है 4 6 8। ओके, इसको कंबाइन करेंगे तो आंसर मेरे पास आएगा 1 2 3 4 6 8। इनको कंबाइन, ये आंसर आएगा यूनियन 4 6 8। और अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आंसर आएगा 1 2 3 4 6 8। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप देख सकते हैं ये साइड और ये साइड बिल्कुल बराबर आ गई है, तो एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई हो गया। चलिए जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, दिस इज गुड। अब ए क्रॉस बी करना है, तो अब पीछे हम काफी दफा कर चुके हैं। 0 को -1 से कंबाइन करेंगे, फिर 0 को 0 से कंबाइन करेंगे, फिर 1 को -1 से कंबाइन करेंगे, फिर 1 को 0 से कंबाइन करेंगे, फिर 3 को -1 से कंबाइन करेंगे और फिर 3 को 0 से कंबाइन करेंगे। फाइंड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। मैं रूल बता चुका हूं, अगर मुझे ए टू बी से एक फंक्शन बनाना है तो मुझे ए सेट यानी डोमेन सेट पूरा का पूरा लेके आना होगा। तो मैं बिल्कुल सिंपल बना सकता हूं। ये मैंने पहला एलिमेंट ले लिया। अब मैं ये एलिमेंट नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता हूं? क्योंकि फंक्शन में डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखें ये 0 0 रिपीट हो जाएगा, तो मैं ये नहीं ले सकता हूं। अब मुझे दूसरा एलिमेंट लेना होगा तो मैं ये ले लेता हूं।
और फिर मुझे तीसरा एलिमेंट लेना होगा, तो मैं ये ले लेता हूं। अब ये मेरा एक फंक्शन है। ये ऐसे और भी फंक्शन बन सकते हैं। एक और एग्जांपल बता देते हैं आपको। 0 0, ओके, 1 - 1 और 3 0। ये भी फंक्शन है, आप देख सकते हैं डोमेन रिपीट नहीं हुआ और डोमेन की सिंगल इमेज, यानी डोमेन की कोई ना कोई इमेज है और डोमेन रिपीट नहीं हुआ। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, फंक्शन है। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, अगर आपने ये लिया तो डोमेन जो आपके पास पहला सेट होता है 0 1 - 3, 0 1 3, -3 नहीं 3, और रेंज सेकेंड एलिमेंट होता है -1 - 1 - 1, यानी सिर्फ -1। अगर इसकी डोमेन की बात करेंगे तो अगर ये फंक्शन लेते तो 0 1 3, डोमेन तो वही होती। इस अब की बार रेंज होती है 0 - 1। डिपेंड करता है जो भी आप चूज करें। ओके, चलो जी, ये कंप्लीट हो गया। यप, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। 2015 पे आ गया हूं। ओके, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट थोड़ी देर पहले किया था। आई होप दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। 1 0 के साथ, 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 2 0 के साथ, 2 1 के साथ, 2 2 के साथ। अब ए क्रॉस बी, अगेन मुझे एक फंक्शन बनाना है। ऑलरेडी आप लोग जानते हो फंक्शन का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। चलें जी, फंक्शन बना लेते हैं जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 को 0 से रख लेता हूँ और दूसरा मुझे रखना है 2 को 0 से। ये आपका फंक्शन बन गया, क्योंकि आपने देखा डोमेन एक दफा यूज की है, डोमेन का एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है इस रिलेशन में, और आपके पास डोमेन की सिंगल इमेज है, एक इमेज है, कोई भी इमेज हो बेशक है। और भी बहुत सारी कंडीशन है। राइट एंड, अब ये तो राइट अ स्टेटमेंट टू जस्टिफाई योर आंसर इज, ओके सॉरी, ये इनटू फंक्शन बनाना था, आई एम सॉरी भाई, ये तो कुछ और ही बोल रहा है। ये बेसिकली बोल रहा है इज ए क्रॉस बी अ फंक्शन, क्या जो ए क्रॉस बी बनाया है फंक्शन है। राइट अ स्टेटमेंट टू जस्टिफाई योर आंसर, मैं कहूंगा नो, इट्स नॉट फंक्शन बिकॉज domain is repeated। डोमेन रिपीट 1 1 1 रिपीट हुई है, 2 2 2 रिपीट हुई, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है। राइट एन इनटू फंक्शन, अब इनटू फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? ऐसा फंक्शन, यानी अगर ये मेरे पास डोमेन है और ये मेरे पास को डोमेन, डोमेन मतलब ए सेट होता है और को डोमेन मतलब बी सेट होता है। ये ए सेट और ये बी सेट, और मुझे ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें को डोमेन में एक एलिमेंट बच जाए, 1 को 0 से, 2 को 1 से। तो ये इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन क्यों? क्योंकि इसमें रेंज में एक एलिमेंट बच गया, यानी कोड डोमेन का एक एलिमेंट बच गया है। तो ये मेरे पास 1 0 और 2 1 मेरे पास इनटू फंक्शन है। वैसे ये 1 1 भी बनाया मैंने, क्योंकि 1 की डिस्टिंग इमेज है, 2 की भी डिस्टिंग इमेज है, तो ये 1 1 भी है और इनटू भी है। ऐसे फंक्शन को इंजेक्टिव कहते हैं, पर ये इनटू भी है। ठीक है, चलें जी, आगे मूव कर जाते हैं। अगर आपको ये सब चीजें तफसील से समझनी है तो मेरी वीडियो प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद है 9 क्लास के लिए। आप वहां पर हर चैप्टर को तफसील से समझ सकते हैं, हर एसएलओस को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए जी, मूव कर जाता हूं नेक्स्ट। कहता है इफ आर इज अ बाइनरी रिलेशन such that domain of R is 1 and the range of R is 1 2, write down the relation R in A cross B। वेरी सिंपल भाई, एक रिलेशन है R
जिसकी डोमेन क्या है 1 और रेंज क्या है 1,2, तो ये सिंपल है। मैंने 1 को 1 से कंबाइन कर दिया और 1 को 2 से। आप देख सकते हैं इसकी डोमेन क्या है। इसकी डोमेन पहला एलिमेंट होता है 1 है, और इसकी रेंज जो दूसरा एलिमेंट होता है वो क्या है 1 और 2। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा है और एक रिलेशन भी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके, चलें जी। छोटा सा स्टेटमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को करना है। तो जनाब ए सेट मेरे पास है 1, 3, 5, 7। इंटरसेक्शन बी सेट मेरे पास है 2, 3, 4, 5। यूनियन सी सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ ब्रैकेट यानी पहले ये हो 1, 3, 5, 7 इंटरसेक्शन। अब इसका यूनियन होगा, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा और सात। और दोनों में कॉमन आपके पास एक आ जाएगा, तीन आ जाएगा, पांच आ जाएगा और सात आ जाएगा। और ये मेरे 2 मार्क्स सिक्योर हो गए। शेड द वेन डायग्राम। ओके, अब ये वेन डायग्राम को शेड करना है। ओके, तो यहाँ ये ए यूनियन बी यूनियन सी के वेन डायग्राम को शेड करना है, जो बहुत आसान काम है। बी यूनियन सी का मतलब बी और सी को कंबाइन कर दे। तो बी को कंबाइन कर दे सी के साथ, ये हो जाएगा बी यूनियन सी। देखें, अगर आप वर्डिंग समझेंगे तो आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं हो। ये मैंने बी यूनियन सी निकाल दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि ए बी यूनियन सी को कंबाइन करके उस जगह में ए का कॉमन देखें। यानी फाइनल आंसर क्या होगा, कि जो बी यूनियन सी वाली जगह होगी ना, उसमें ए का कॉमन, ये फाइनल आंसर होगा। तो पहले बी यूनियन सी को करता हूं मैं। ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त कह रहे होंगे सर आपने तो ए को भी कर दिया शेड। भाई बी और ए में कॉमन है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बी को तो पूरा यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे पूरे बी को कंबाइन करना है सी के साथ, और सी बाहर है। ये भी। अब इस जगह में एक ही जगह का कॉमन देखना है, और आप क्लियर देख सकते हैं इस पूरी जगह में बी और सी की कॉम्बिनेशन में जो एक ही जगह कॉमन है वो सिर्फ ये पार्ट है, ये पार्ट। और सिर्फ यही मेरा आंसर होगा, बाकी सब चीजें मिटा सकते हैं आप। यानी सिर्फ और सिर्फ ये मेरा आंसर है, दिस वन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। लैंग्वेज का गेम है, लैंग्वेज को बहुत अच्छा यूज करेंगे तो डिफिकल्टीज नहीं होंगी। ओके, चलें जी 2016 में आ चुका हूं। कहता है, अगर मैं ये यूनिवर्सल दे दूं, ये ए दे दूं, ये बी दे दूं, तो जरा ये प्रूव करके दिखाओ, ये जरा सॉल्व करके दिखाओ ना। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अच्छा जी। अब सबसे पहले तो ए यूनियन बी करेंगे। ए और बी को कंबाइन करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो जब मैं ए और बी को कंबाइन करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 5। जब कंबाइन करूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकालूंगा तो ए और बी में कॉमन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। मगर ध्यान में रखें, इसका कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। ओके,
अब नेक्स्ट 1 2 3 4 5 को वैसे ही रखा। इंटरसेक्शन, अब ये टू का कॉम्प्लीमेंट यानी टू को यूनिवर्सल से निकाल दें। तो अगर इसको निकाल दूंगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 1 3 4 एंड 5। अब इन दोनों में कॉमन देखना है तो 1 कॉमन नजर आ रहा है। 3 4 एंड 5 जो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास ये कहता है, अगर ए ये रहा और बी ये रहा आर टू गिविंग सेट, डिसाइड वेदर द रिलेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यानी डिसाइड करना है फंक्शन है या नहीं इसके अंदर से, जब ए और बी से। तो भाई फंक्शन के लिए जरूरी है कि ए सेट डोमेन सेट ए के बराबर हो। तो अगर मैं इसका डोमेन सेट देख रहा हूं तो वो है 2 4, जो ए सेट के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन होगा नहीं। अगर ए सेट के बराबर होता तो मुझे ये देखना होता कि आपके पास जो ये ए डोमेन है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये रिपीट हो तो रहा है 4 4। तो दोनों बातें नहीं है तो हम कहेंगे नो, नो, इट्स नॉट फंक्शन बिकॉज डोमेन इट्स नॉट इक्वल टू ए। ये की रेशनल एक ही रीजन दे दें, मोर देन इनफ होगा। अब नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। भाई डोमेन सेट हमारे पास क्या था? 2 4। और वो जो रेंज सेट होता है वो सेकंड होता है 5 10 एंड 15। 5 10 15। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अब और नेक्स्ट चलते हैं। 17 पे आ गया हूं दोस्तों। अब इसको सेट करना है। ये तो रिपीटिशन वाला गेम ही है। चलें, ये बिल्कुल बेसिक सा काम है। काफी दफा आपके साथ कर चुका हूं तो आई होप आप कंफर्टेबल हो गए। ए यूनियन बी मतलब ए और बी को कंबाइन कर दें, पूरा सेट। ये मैंने ए और बी को कंबाइन कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन देखना। ये पूरा ए और बी है तो दोनों में कॉमन खाली बी पार्ट होगा, क्योंकि ये दोनों का हिस्सा है ना, ये ए और बी दोनों का हिस्सा है। तो ये खाली बी होगा। और थर्ड वन दोस्तों, थर्ड वन एंड फोर्थ बी। चलें जी, ठीक है। थर्ड वन दोस्तों कहता है ए यूनियन बी से, यानी ये मेरा ए यूनियन बी। समझिएगा, ए यूनियन बी से मुझे क्या है निकालना है, यानी इससे मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी मतलब ये बी, ए इंटरसेक्शन बी, जाहिर बात है ये बी हिस्सा होगा दोनों का कॉमन। तो ये निकालना है। तो अगर मैं ये वाला हिस्सा निकाल दूंगा तो जो रिमेनिंग हिस्सा बचेगा वो आपके पास क्या बचेगा? वो इसके बाहर वाला हिस्सा बचेगा। यानी फाइनली जो शेड होगा वो मेरा बाहर होगा। ओके, चलें जी। लास्ट वन कहता है ए माइनस बी, यानी ए में से बी को निकाल दें। तो ए माइनस बी, ये ए है मेरा, उसमें से मैंने बी को निकाल दिया। तो ये मेरा ए माइनस।
अब जो सेंस है, जो सेंस डेवलप कर रहा है, पहले भी इसका भी आंसर शायद यही था। अब क्या कर सकते हैं भाई, ए में से बी को निकालना है, तो मैंने ए में से, ये पूरा ए था, बी को निकाल दिया, जो ए में बचा वो लिख दिया, मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें नेक्स्ट। ओके, कहता है फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी एन onto फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड बाय, ये एक onto फंक्शन है। onto फंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? onto फंक्शन का मतलब होता है जो ये रेंज सेट होता है, रेंज सेट, जो इस वक्त क्या दिया हुआ है, 10 10 25 30, 25, क्योंकि 10 को दो दफा लिखेंगे, 30, ये बी सेट के बराबर होता है। ऑन टू फंक्शन में अगर जब भी आपको ऑन टू फंक्शन गिविंग हो, इसका मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, ए और बी सेट दिए हुए ना, इसमें बी सेट आपको दिया हुआ है, रेंज सेट एग्जैक्टली बी सेट के बराबर होगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इसकी, यानी पहले ही आपको रेंज सेट दे दिया जाता है, कहते हैं भाई ये रेंज सेट आपको दे रहा हूं मैं। ओके, फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ F1, भाई डोमेन मतलब पहला सेट, ओके बता देते हैं, P Q R S। और बच्चों ध्यान में रखो, डोमेन सेट हमेशा ए सेट के बराबर होता है अगर वो फंक्शन है, आई रिपीट, अगर वो फंक्शन है तो डोमेन सेट हमेशा ए सेट के बराबर होता है। इसका मतलब आपको डोमेन सेट भी, ए सेट भी मिल गया, आपको बी सेट भी मिल गया। और तो यार ये तो इसने वापस वही वाली नॉलेज वाली बात कर दी। तो अगर ए सेट चाहिए तो वो क्या होगा, P Q R S, ये तो वापस वही देना पड़ेगा। ओके, select and write down the possible set B from the two choices। और बी सेट भाई 10 25 30 होना चाहिए, 10 25 30, 10 15 20 25 30 हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है आपके पास। तो चॉइस वन, 10 25 30, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नीचे चलते हैं। राइट डाउन F2 फ्रॉम ए टू बी। F2, अच्छा अब मुझे भाई ए सेट भी मिला हुआ है। ए सेट क्या था, 10, आई थिंक 25, ये तो बी सेट था। ए सेट था PQRS, आई थिंक, देखूं, PQRS, यस, ओके। ए सेट था PQRS और बी सेट मेरे पास है 10 25 30। कहता है मुझे एक फंक्शन बना के दो जो F1 जैसा ना हो, सेम ना हो, डिफरेंट हो। बना लेते हैं, क्या मसला है भाई, P को कंबाइन कर देते हैं 10 के साथ, Q को कंबाइन कर देते हैं 30 के साथ, R को कंबाइन कर देते हैं 10 के साथ, और S को कंबाइन कर देते हैं 25 के साथ। देखिए मैंने डिफरेंट फंक्शन बनाया है, ये भी फंक्शन है, देख लीजिए डोमेन रिपीट नहीं हो रही, और डोमेन ए सेट के बराबर भी है। तो ये भी आपके पास फंक्शन है, और भी बन सकते हैं जैसा आप चाहें बना लें, पर मैंने वन ऑफ द फंक्शन आपके लिए बना लिया है। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, 2018 पे मूव कर गया हूं। कहता है इफ यू इज दिस वन, ए सेट बी सेट, तो डिमॉर्गन्स लॉ प्रूव करना है। दिस इज डिमॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। चलें जी लेफ्ट हैंड साइड पहले प्रूव कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से ए यूनियन बी का आंसर लिख देता हूं। ये ए सेट है और बी सेट, 1 2 3 4 5 6 और 8 10। तो जो ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 5 6 8 10, ये हो गया ए यूनियन बी। इस पे कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको निकालना होगा यूनिवर्सल सेट से।
कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी सेट है उसको यूनिवर्सल सेट से निकाल दो। तो 1 2 3 4 5 6 8 10 चला जाएगा तो 7 9 बच जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 7 9। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। चले जी राइट हैंड साइड कर लेते हैं। कहता है ए कॉम्प्लीमेंट करें, इंटरसेक्शन करना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट को से ए को निकाल दें, 6 तक निकल जाएगा, 7 8 9 10 आ जाएगा, 7 8 9 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 4 6 8 10, तो 1 3 5 7 9 आ जाएगा। और दोनों में कॉमन, तो 7 कॉमन है और 9 कॉमन है, 7 9। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। ओके जी, एलिमेंट फिल करवा रहा है, आसान सा काम है जी बिल्कुल। कहता है ए सेट बी सेट डिफाइन ये है, प्लीज प्लेस द एलिमेंट ए सेट। तो ये जगह ए बी सी तीनों की कॉमन जगह है। तो देखिए तीनों में कुछ कॉमन है, हमेशा कॉमन से स्टार्ट करें, जो तीनों में कॉमन। 1, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, तो 1 तो कॉमन है। 1 1 1, अब 1 को वापस नहीं देना, 1 को एक दफा दे दिया। अब देखते हैं 2 2 2, इसमें 2 नहीं है। 3 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है। 4 4 इसमें भी नहीं है, नहीं चलें जी 1 कॉमन है। ठीक है, अब देखें ए और बी में क्या कॉमन है इस 1 के अलावा। तो जनाब 2 2 वो यहां लिखेंगे, यानी जो ए और बी के कॉमन जो बाकी बच गया उसमें। अच्छा जी, और तो कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है। अच्छा जी, अब ए और सी में कॉमन देखेंगे। ए और सी में अब जो कट गए हैं उसको लिखना नहीं है, ठीक है, वो कट चुके हैं, वो वापस तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अच्छा, ए और सी में 3 3, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। और ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है, तो अब जो ए में बचा सिर्फ 4, वो इस बचे वाली जगह में आ जाएगा। अब बी में, अब मुझे बी और सी में कॉमन देखना है, और बी और सी में -1 कॉमन है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा जो सिर्फ बी और सी में। इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 0 बी में, और सी में आ जाएगा 5। ये मैंने कंप्लीट कर दिया इसका वेन डायग्राम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। बड़ा बेसिक सा था, आसान सा था, ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। ओके, चले जी आगे मूव कर जाते हैं। वापस फंक्शन की दुनिया में आ गया हूं। फंक्शन फंक्शन फंक्शन, और ये तो रिपीट हुआ है दोस्तों, एज इट इज अभी डिस्कस किया था, इसको तो स्किप करना पड़ेगा क्योंकि रिपीट हुआ ना, रिपीट हो गया। चले जी यहाँ पर आते हैं, 2023 में आ जाते हैं। कहता है अगर ये U है, ये M है, ये N है, ये R है, देन रिप्रेजेंट MN इन अ इनकम्प्लीट वेन डायग्राम। ओके, MN, तो ये कह रहा है M और N को, M and N इन अ इनकम्प्लीट वेन डायग्राम में गिविंग ब्लू। ओके, सो ये U दिया हुआ है, ओके, ये मुझे M दिया हुआ है, और ये N। M और N अगर आप नोटिस करें, M और N में क्या कंडीशन है, ये मैंने M लिखा और ये मैंने N लिखा। अब ये सबसेट है बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा N सेट इसके अंदर मौजूद है। तो मैंने ये N लिखा, और यहां पर मैंने M लिखा, M लिखा, M लिखा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये मैंने U यहां लिख लिया, ये मैंने U लिख लिया, तो AI ये बाहर आ जाए। ये मेरा 1 मार्क्स कंप्लीट हो गया। इसने कहा था MN, जो ये इनकम्प्लीट खाली, और जी यूनिवर्सल देना होगा। यूनिवर्सल में क्या क्या बच गया, मैंने AIU खाली लिखा है, तो यूनिवर्सल में क्या बच जाएगा, ए ए लिख दिया, आई लिख दिया, यू लिख दिया, तो E O ये मुझे बाहर देना होगा। और ये मेरा
कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूं। नेक्स्ट आपके पास दोस्तों क्या है? अब कहता है एन कॉम्प्लीमेंट, एन कॉम्प्लीमेंट ऑन अ वेन डायग्राम कंप्लीटेड इन वन। ओके, तो मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा। अब मुझे ये कह रहा है एन कॉम्प्लीमेंट निकालना है। एन कॉम्प्लीमेंट ऑन अ वेन डायग्राम कंप्लीटेड इन पार्ट वन बाय शेडिंग, और उसको शेड करना, और सिंपल सा। यानी यूनिवर्सल से मुझे क्या निकालना है? सिर्फ एन को निकालना है। तो ये तो बहुत प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्रिटी स्ट्रेट, यानी एन को निकाल देता हूं यूनिवर्सल से, तो जो बाकी बच जाएगा खाली उस पे आंसर आ जाएगा। देखिए, मैंने सिर्फ एन सेट को निकाला है और ये मेरा सेकंड का भी आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अब थर्ड वन कहता है एम इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम को शेड करो। तो एम और आर, तो चलें जी, अब एम और आर पर चलते हैं। ये मेरा एम है और ये मेरा आर है। तो एम और आर में अगर मैं देखूं तो मेरे पास कॉमन यू है। तो ये यू तो इस कॉमन जगह पर आ जाएगा, ऑलरेडी फिल्ड किया हुआ है इसने। यू कॉमन पे आ जाएगा। ए आई, ए आई एम में बच जाएगा, और ई ओ ये बच जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो वेन डायग्राम में बचेगा, क्योंकि मैंने ए यूज कर लिया, ई यूज कर लिया, यू यूज कर लिया, ई सब कुछ ही यूज कर लिया है। तो कह रहा है मुझे क्या करना है? एम इंटरसेक्शन आर, यानी ये पार्ट दोनों का कॉमन, इसको यूनिवर्सल से निकाल देना है। यानी दूसरे अल्फाज में मुझसे ये बोल रहा है खाली इस वाले पार्ट को, खाली इस वाले पार्ट को यूनिवर्सल से निकाल दो। तो जो अगर मैं इस वाले पार्ट को यूनिवर्सल से निकाल दूंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास ये पार्ट बच जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, नॉर्मल था, बस थोड़ी सी वर्डिंग से उलझाने की कोशिश की इसने। पर ऐसा भी नहीं है कि हम उलझ जाएंगे। ओके, 2024 लास्ट ईयर जो पेपर आया था वो कुछ इस तरह का। ओके, कहता है फॉर अ गिविंग सेट ए एंड बी कंप्लीट द गिविंग डायग्राम एंड ऑन टू सर्जेक्टिव। भाई सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन में सिर्फ एक काम करना होगा, इस पूरे को यूज करवाना होगा, और डोमेन को रिपीट नहीं कर सकते। ये देखें, ये मैंने ए को वन के साथ कंबाइन कर दिया, बी को बेशक इसके साथ, इसको इसके साथ दे दें, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब मैंने इसको यूज करवा दिया है। देखिए, नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने डोमेन को रिपीट नहीं किया, मैंने रेंज को रिपीट किया है। रेंज रिपीट हो सकती है, डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। और ऑन टू के लिए शर्त क्या है? कि पूरा का पूरा बी सेट यूज होना चाहिए, यानी रेंज सेट बी सेट के बराबर हो। पूरा का पूरा बी सेट यूज होने का मतलब रेंज सेट और बी सेट बराबर, यानी कि ये इस तरह का है आपके पास। ए को मैंने कंबाइन किया वन के साथ, बी को कंबाइन किया वन के साथ, सी को मैंने टू के साथ, और डी को मैंने थ्री के साथ। तो आप देख सकते हैं डोमेन सेट ए सेट के बराबर है और रेंज सेट बी सेट के बराबर है, जो ऑन टू की शर्त है। और भी बहुत सारे बन सकते हैं, मैंने वन ऑफ दी बनाया है आपके पास। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट। नेक्स्ट मुझे कहता है इनटू फंक्शन, यानी अब पूरा रेंज सेट यूज नहीं होना चाहिए। सिंपल है यार, ये भी बहुत सिंपल है, ऐसे बना लो बेशक, सब एक पे दे दो। ये भी इनटू फंक्शन है, देखे रेंज सेट में दो बचा दिए, कम से कम एक बचना चाहिए। रेंज सेट बी सेट के बराबर नहीं होना चाहिए। कैन यू राइट एन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम बी टू ए? अब मुझे बी टू ए, अब मुझे उल्टा सोचना है। यानी
अब मुझे क्या करना है, मैं डायग्राम बना लूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। तो ये मेरा बी सेट और ये मेरा ए सेट, 1 2 3 एंड ABCD। अब ये कह रहा है कैन यू राइट ऑन टू फंक्शन, क्या आप ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं फ्रॉम बी टू ए? यस और नो। अगर बना सकते हैं तो बताएं क्यों, अगर नहीं बना सकते हैं तो बताएं क्यों। अब देखें भाई, अगर मैं ऑन टू फंक्शन बनाना चाहूंगा तो लाजमी तौर पर मुझे क्या करना होगा, मुझे इस अब ए सेट को पूरा यूज करवाना होगा। तो अगर मैं इसको यूज करवाने की कोशिश करूंगा, कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा, तो मेरी डोमेन रिपीट हो जाएगी। किसी भी कंडीशन में मेरी डोमेन रिपीट हो जाएगी। क्योंकि मेरी डोमेन रिपीट हो जाएगी तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन तो डेवलप हो ही नहीं सकता। तो मैं कहूंगा नो भाई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नो, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज डोमेन, बिकॉज एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट लेस देन बी सेट। जब भी डोमेन के एलिमेंट आपके पास लेस देन हो, बी सेट कह रहा हूं, ए सेट रेंज के एलिमेंट से के या को डोमेन, मैं इसको और अच्छे वर्ड में कह देता हूं, डोमेन सेट इज लेस देन, एलिमेंट ऑफ अ डोमेन सेट इज लेस देन को डोमेन सेट, यानी ये नंबर डोमेन सेट के नंबर कम हो कोडोमेन के नंबर से, तो फिर ऑन टू फंक्शन बन ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल कि आप ऑन टू फंक्शन बना सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी, ये आपका टॉपिकल पास पेपर कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही इस वीडियो सीरीज की आपके पास आएगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।